गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग प्रस्तावना का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को डैश संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया है। कौन सा इसका आंसर होगा? 42वां, 44वां, पहले 7वां। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा हमारा कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष एक्चुअल शब्द नहीं था, एक्चुअल में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। तो पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में थोड़ा अंतर है ना, आपको ध्यान रखना है। धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या होता है? अलग अलग धर्मों में समानताएं होनी चाहिए। जैसे हिंदू मुस्लिम में समानताएं होनी चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। राज्य द्वारा ना तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी एक के साथ भेदभाव नहीं करेगा, इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता मतलब वो क्या होता है? अलग अलग धर्मों के साथ भेदभाव तो नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ आपको एक धर्म के अंदर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे हिंदू धर्म में भी अलग अलग जातियां हैं, तो अलग अलग जाति में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। जब इस प्रकार की व्यवस्था होता है तो उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पंथ निरपेक्षता। मतलब एक धर्म के अंदर जब समानता का भाव हो उसे पंथ निरपेक्षता कहा जाता है। तो भारत में क्या है? भारत में पंथ निरपेक्षता है। धर्म निरपेक्षता के साथ साथ पंथ निरपेक्षता भी है। लेकिन यूएसए में क्या है? आपको सिर्फ धर्म निरपेक्षता मिलेगी, ध्यान रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि 44वां संविधान संशोधन, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे डिटेल जानकारी है। 42वां 44वां संशोधन हम लोग डिटेल से जानकारी कभी पढ़ेंगे एक बार। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। क्या मिनी संविधान कहा जाता है या फिर मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है? ठीक है, इसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे इन दोनों के बारे में। अगला है हमारा पहला संविधान संशोधन है। इसके तहत 9वीं अनुसूची, संविधान की 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। और 7वां संविधान संशोधन के तहत, 7वां संविधान के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का गठन प्रारंभ हुआ था। सबसे पहला भाषाई आधार पर राज्य कौन सा? हमारा आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का गठन 1957 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अगला हमारा सवाल है 12 नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द डैश का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। क्या क्वेश्चन है कि राज्य का निर्वाचित प्रमुख, इसका अर्थ कौन सा शब्द होगा? इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर है गणराज्य। तो गणराज्य का मतलब क्या होता है? निर्वाचित राज्य का निर्वाचित प्रमुख। गणराज्य का मतलब ये होता है जब किसी भी देश का प्रमुख या हेड निर्वाचित हो तो उस राज्य को या उस देश को गणराज्य कहा जाता है। जैसे ब्रिटेन, तो ब्रिटेन क्या है ना? ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में अभी भी उसका जो प्रमुख होता है राजा या रानी होता है। इसलिए ब्रिटेन क्या है हमारा? ये गलती हो गया थोड़ा सा। ब्रिटेन क्या है? अभी भी गणराज्य नहीं है। लेकिन भारत एक गणराज्य है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जो देश का प्रमुख है ना, इसलिए भारत एक गणराज्य है। उसी प्रकार यूएसए भी क्या है? हमारा एक गणराज्य है, क्योंकि यूएसए का जो हेड होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इलेक्टेड होता है, इसलिए क्या हो गया? वो गणराज्य हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे समाजवादी लोकतांत्रिक मतलब वैसा देश जहाँ पे लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुना जाता हो। समाजवादी देश, हम लोग इसके बारे में अलग से इसके बारे में चर्चा करेंगे, ध्यान रखना आगे चल के, इसलिए इसको छोड़ दीजिए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, इस सब को ध्यान रखिए, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को बदलकर संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में कर दिया गया, और राष्ट्र की एकता अखंडता शब्द की जगह क्या बदल दिया गया? राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से ये शब्द को जोड़ा गया है? ठीक है ना, सिंपल सा कहने का मतलब है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। तो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से इन शब्दों को जोड़ा गया। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 शब्द जोड़ा गया। कौन सा? एक अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, 31 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इन सब के बारे में भी आप थोड़ा सा सर्च कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा क्या सारी चीज़ें जानकारी हम लोग देखना है। 53 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये मिजोरम को राज्य की दर्जा देने से संबंधित है, ध्यान रखना है।
ठीक है। इन सभी संविधान संशोधन के बारे में हम लोग अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे, एक एक करके सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे उसमें। चलिए अगला जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? अभी हम लोगों ने पढ़ा इसके बारे में, है ना, तो इसका आराम से सब जवाब दे सकते हैं। कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन है। ठीक है, आगे हम चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा कौन सा 15 क्वेश्चन नंबर है, एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है कहलाती है। मतलब कौन सा वो पाठ है संविधान का जिसमें संविधान का उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमारे संविधान के उद्देश्य और सिद्धांत के बारे में चर्चा किया होगा। संविधान में 5 सिद्धांत के बारे में चर्चा किया गया है। कौन कौन सा? हम भारत के लोग, आपने सुना होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, तो ये 5 हमारे सिद्धांत है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 5 सिद्धांत बोलिए या इनको 5 दर्शन बोला जाता है। इसी तरह से कई प्रकार के हमारा लक्ष्य तय किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में कई लक्ष्य तय किया गया है, उन सब के बारे में हम लोग अगली क्वेश्चन में हम लोग तय करेंगे। चलिए अगला है हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि 1973 की केशवानंद भारती केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपको इसको याद कर लेना है एकदम, में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को पूरी तरह से बदला जा सकता है, धाराओं में विभाजित किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है, संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा हमारा? संविधान की प्रस्तावना में संशोधित किया जा सकता है। ये 1973 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि नहीं, संविधान की प्रस्तावना में संशोधित किया जा सकता है। लेकिन कहाँ तक संशोधन कर सकते हैं? आपको आधारभूत ढांचा को छोड़कर, है ना, आपको आधारभूत ढांचा को छोड़कर, मतलब संविधान की मूलभूत चीज़ों को छोड़कर आप संशोधन कर सकते हैं। आप संशोधन का मतलब ये नहीं होता है कि आप समाजवादी शब्द को हटा दें। आप संशोधन का मतलब ये नहीं होता है कि आप धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, इन सारे जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उन शब्द को आप हटा नहीं सकते हैं। बाकी आप जो संशोधन करना चाहते हैं प्रस्तावना में आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, ये किसका जजमेंट है? केशवानंद भारती केस में 1973 का। लेकिन 1973 से पहले ये माना जाता था कि आप प्रस्तावना में किसी भी प्रकार से कोई भी संशोधन नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना है। लेकिन 1973 के बाद एक बहुत ही एक निर्णायक डिसीजन है ये सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। आपसे मान लीजिए पूछा जाए कि संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन किया गया है, तो अब तक मात्र सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन किया जा चुका है। और उसके तहत कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन के तहत। इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल में। अगला सवाल है हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है ये ध्यान दीजिए। वैसा राज्य या वैसा देश जो किसी भी धर्म को राज्य धर्म घोषित नहीं करता है, साथ ही साथ किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता है, या किसी विशेष धर्म को समर्थन नहीं करता है, उस राज्य को या उस देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य या देश कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इस पूछा जाता है कि धर्मनिरपेक्षता के शब्द की चर्चा कहाँ की गई है? संविधान की प्रस्तावना में, नीति निश्चित तत्वों में, अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 445। देखिए आप क्वेश्चन नहीं भी जानते हैं लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, एक टेक्निक अपनाना, एलिमिनेशन टेक्निक। अनुच्छेद 475 तो है ही नहीं, 300 को टोटल हमारे संविधान में 395 आर्टिकल है ना, बाकी है तो 464, लेकिन संख्या के आधार पर कितना है? 395 है, तो 475 तो किसी भी हालत में होगा नहीं। दूसरी बात, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्षता शब्द का चर्चा किया गया है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा? संविधान की प्रस्तावना है। और नीति निश्चित तत्व है, इसमें हमारा कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़े कुछ पार्ट में चर्चा की गई, हम लोग आएंगे। अनुच्छेद 44 में क्या दिया गया? अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब समान नागरिक संहिता की चर्चा की गई है ना। याद रखना बहुत आसान है, समान, तो 4 और 4 क्या है? दोनों समान है, इसलिए याद रखिए समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल है कि भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है?
आपको बताना है। धर्मनिरपेक्षता के कारण कौन सा अधिकार नागरिकों को प्राप्त है? अपनी इच्छा अनुसार धर्म का अनुसरण कर सकता है या करने का अधिकार। बी नंबर, स्वयं को अभिव्यक्त करने का अधिकार। इच्छा अनुसार कई भाषाएं बोलने का अधिकार। संसदीय चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार। देखिए, ये सारे स्वतंत्रता तो है, लेकिन ये धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आती है। धार्मिक स्वतंत्रता का सिर्फ एक ही पार्ट होगा, कौन सा? अपनी इच्छा अनुसार धर्म का अनुसरण करना। बाकी ये कौन सा है? बी नंबर क्या हो जाएगा? वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये भाषा बोलने का अधिकार है। ये सारे अलग अलग स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? धर्मनिरपेक्षता को लेकर, इसलिए आंसर इसका कौन सा होगा? ए। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट 19 नंबर। 19 नंबर में क्या है हमारा? संविधान के निर्माताओं की सोच भारत की संविधान के किस हिस्से में दिखती है? आपको ये बताना है। पहला है मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, प्रस्तावना और मौलिक अधिकार। देखिए, भारतीय संविधान निर्माताओं का जो सोच है, सोच आपको कहाँ दिखाई मिलेगी? संविधान निर्माताओं की सोच आपको प्रस्तावना में दिखती है। प्रस्तावना में आपको पता होगा कि 5 आदर्श या 5 सिद्धांतों की चर्चा की गई। कौन सा है ना? संप्रभु, भारत एक संप्रभु देश होगा पहला। दूसरा समाजवादी, तीसरा धर्मनिरपेक्ष, चौथा लोकतांत्रिक और पांचवा गणराज्य। ये 5 जो हमारे आदर्श हैं, इसकी चर्चा कहाँ की गई है? संविधान निर्माताओं द्वारा प्रस्तावना में की गई है। ठीक है, इसके अलावा हमारा 5 उद्देश्य को भी तय किया गया है। उद्देश्य भी अलग 5 है हमारे, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, है ना? इन सब की चर्चा भी कहाँ? अखंडता, इन सब की चर्चा भी कहाँ की गई है? हमारा संविधान में। तो ये सारे शब्द क्या होता है? ये सारे शब्द संविधान निर्माताओं की सोच या दूरदृष्टिता को दर्शाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये कौन सा? प्रस्तावना। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है, संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्श को दर्शाता है? अभी तो हमने इसका बारे में आंसर दिया, कौन सा होगा? प्रस्तावना हो जाएगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या होगा? निम्नलिखित में से किसके बारे में भारत के बारे में सही कथन है? भारत एक ईश्वरीय देश है, सही बात है, ईश्वरीय देश तो है, लेकिन क्या संविधान में चर्चा है? इसकी चर्चा नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हाँ सही है, और संविधान में भी शब्द की चर्चा है। इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? यही होगा। भारत एक निहित या निश्चित राज्य धर्म है, नहीं, ये गलत है। मतलब भारत द्वारा किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म घोषित किया गया है? नहीं किया गया, तो ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है ना? और न्याय केवल देश के रहने वाले भारतीय को ही दिया जाएगा? नहीं, ये भी गलत है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? देखिए, प्रस्तावना में निहित गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन सा इंगित नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता है, पहला बात। दूसरा, राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित न होकर एक व्यक्ति में निहित है, ये पूरा गलत है। आपको प्रस्तावना में पहला शब्द कौन सा दिया गया है? हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या है कि भारत की संप्रभुता कहाँ है? भारत के लोगों में निहित है, एक व्यक्ति में नहीं है, तो ये कोई ऑप्शन गलत हो जाएगा। किसी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में भी सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए खुले हैं, ये भी सही है। कोई भी हमारे समाज में कोई भी विशेषाधिकार वर्ग नहीं है ना? आप देखते होंगे कि ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, मतलब जो हमारे यहाँ राज्यसभा होती है, ब्रिटेन में क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। उसमें कुछ विशेष लोगों को डायरेक्ट वहाँ पे नियुक्ति की जाती है, तो ये क्या हो गया? विशेषाधिकार वर्ग होगा। लेकिन भारत में कोई ऐसा विशेषाधिकार वर्ग नहीं है, इसलिए ध्यान, ये क्वेश्चन भी हमारा सही है। दूसरा, देश के सर्वोच्च पद पर जहाँ राष्ट्राध्यक्ष एक वंशानुगत राजा होता है ना? तो आपको बताना है, देश का सर्वोच्च पद जहाँ राष्ट्राध्यक्ष एवं वंशानुगत राजा होता है। जहाँ वंशानुगत राजा होगा, तो ये ध्यान रखना है आपको कि वंशानुगत राजा नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है हमारा, है ना? तो ये सही है, मतलब सॉरी, ये गलत नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा हमारा? ये सही है, गणराज्य का मतलब ये तो सही हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया? इंगित नहीं करता है, तो इंगित नहीं कौन सा हो जाएगा हमारा? ये वाला क्वेश्चन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, बी नंबर, ये आंसर होगा, क्योंकि एक व्यक्ति में नहीं होती है ना, ये ध्यान रखना है। नहीं, ये एक मिनट,
इसका आंसर हो जाएगा हमारा देश के सर्वोच्च पद पर जहाँ राष्ट्राध्यक्ष एक वंशानुगत राजा होता है। हाँ ये सही है ना, ये ध्यान रखना है। ये जो नंबर बी है, राजनीतिक संप्रभुता एक लोगों में निहित होती है, ये तो गणतंत्र से गणराज्य से कोई मतलब ही नहीं है हमारा, है ना, इसको नहीं होगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है कि देश में प्रधान वंशागत है। नहीं, वंशागत होगा तो फिर वो गणतंत्र कभी नहीं हो सकता। जैसे ब्रिटेन में राजा रानी होता है तो ये कभी नहीं हो सकता है। देश का प्रधान संवैधानिक शासक है। चलिए इसमें थोड़ा आगे देखते हैं फिर कि देश का प्रधान निर्वाचित हो। हाँ ये सही है ना, देश का प्रमुख जो होगा या प्रधान होगा वो निर्वाचित होना चाहिए, ऊपर में से कोई नहीं। इसका आंसर कौन सा होगा, ये होना चाहिए। संवैधानिक होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो गणतंत्र होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है कि गणतंत्र होने के लिए देश का प्रधान निर्वाचित होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे आते हैं 24। संविधान की समाज की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय के साथ अनुकूलित होने और बढ़ने की क्षमता का वर्णन किस शब्द से किया गया है। मतलब वो शब्द ढूंढना है कि एडजस्ट करने का मतलब भारतीय संविधान कैसा है। कोई भी संविधान कठोर होगा, इसका मतलब क्या होगा, वो संविधान समय के साथ अपने आप को बदल नहीं सकता है, चेंज नहीं कर। जैसे अमेरिकी संविधान बहुत कठोर है, अभी तक मात्र 7 ही संविधान संशोधन किया गया है, वो कठोर है, समय के अनुसार वो चेंज नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन भारतीय संविधान क्या है, बहुत लचीलापन है, मतलब ना तो ज़्यादा कठोर है ना तो ज़्यादा लचीला है। इसलिए शब्द का सही शब्द कौन सा है, ये वाला है, जो समाज की परिस्थिति या आवश्यकता के अनुसार पूरा कर सकता है और अपने आप को जो भी कोई भी नया प्रावधान होगा उसको हम लोग संविधान में ऐड कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका संविधान बहुत कठोर है, उसके कारण उसमें नई चीज़ें हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। संविधान शोधन करने के लिए बहुत जटिल है, ठीक है। चलिए तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 24। आज का लास्ट सवाल देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व, अच्छा, राजनीतिक तत्व का उद्देश्य एक डैश का निर्माण करना है। देखिए ये हालांकि क्वेश्चन प्रस्तावना से नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको चर्चा कर लेंगे। ये DPSP से है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। ये अनुच्छेद हमारा 36 से लेके 51 के बीच है इसका, तो ये DPSP का क्वेश्चन है। फिर भी पूछा जाता है कि नीति तत्व का उद्देश्य क्या है। पूंजीवादी राज्य का निर्माण करना, कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, साम्यवादी राज्य का निर्माण करना और सर्वसत्तात्मक राज्य का निर्माण करना। तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना होता है। हम लोग देखेंगे कैसे, क्योंकि इसमें जो प्रावधान है ना, जनताओं के और लोगों के कल्याण के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें 2 उद्देश्य होता है DPSP का, एक हमारा आर्थिक लोकतंत्र और दूसरा सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना राज्य के नीति निश्चित सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य है। इसके बारे में डिटेल से हम लोग अलग से वीडियो लाएंगे, उसके लिए आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास इतने रखते हैं। बाकी हम जितने सारे प्रस्तावना, एक और लेक्चर होगी, उस लेक्चर में हम सारे के सारे प्रस्तावना जितने क्वेश्चन हैं वो पूरा कवर हो जाएगा और आपको इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इस सारे अलग अलग एग्जाम का, चाहे तो वनडे एग्जाम का, कोई भी एग्जाम, सब एग्जाम का सारा एक जगह कलेक्ट करके मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आपको MCQs के माध्यम से पूरा टॉपिक कवर हो जाए। इसी के साथ प्रस्तावना के बाद मैं अगला टॉपिक लाऊंगा, या तो मैं शेड्यूल का लाने वाला हूँ, या फिर अनुसूची का लाऊंगा, या फिर संविधान संशोधन का लाऊंगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।